हमेशा समझता वो जीतेगा। वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ाया करता था। स्टूडेंट्स आया करते थे सलाम करने के लिए। मैंने कभी सीधे मुंह देख के उनको सलाम का जवाब इसलिए नहीं दिया कि बेसिकली वो मुनाफकत होती थी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट हुआ करता था, उनके पेपर्स मेरे पास हुआ करते थे। और वैसे भी ज़माने में इखलाक बराबर दोस्ती का ज़माना नहीं है, और पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल ही उसका कोई वजूद नहीं मिलता। तो मैं बड़ा हैरान हुआ आज के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो चौधरी शिजात साहब की जो है वो बीमार पुरसी की। और उससे ज़्यादा हैरानगी की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का वो मुजाहरा करते हैं और उसके साथ ही ग्राउंड में वो उतरते हैं। हालांकि 5 दिन पहले उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये थी कि जब डंडा नहीं गया हुआ था इत्तेहादियों को, तो उस वक्त जो है वो उस जॉइंट सेशन को जो है वो चेंज करना पड़ा। और अब क्योंकि मुबैना तौर पे डंडा जा चुका इत्तेहादियों को, तो उसके बाद जो है वो अब इत्तेहादी जो है वो भी कह रहे हैं हमें कोई मसला ही नहीं है, जिनको 4-5 दिन पहले मसला था। चले, इनकी तो रविश ही यही है। PMLQ को भी हम जानते हैं, GDA, MQM, ये तो बहती गंगा के साथ चलने वाले लोग हैं। लेकिन इमरान खान साहब से ये एक्सपेक्टेड नहीं था बहुत से लोगों को कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा इस तरह करेंगे कि उनकी सारी की सारी मॉरल स्ट्रेंथ जो है वो तो मुबैना तौर पर है ही आधी, क्योंकि उनकी पार्टी आधी है पार्लियामेंट के अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ है। वो इन इत्तेहादियों के बगैर जॉइंट सेशन में कोई बिल भी पास नहीं कर सकते। उनको एक डंडे का इंतज़ार रहता है, और वो डंडा जब तक ना हो तो ये गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती। तो ये गवर्नमेंट एक डंडे के ऊपर चल रही है जिसकी कोई मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है। और आज सर गिने जा रहे हैं। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको डिनर पे इनवाइट किया गया है, कौमी असम्बली के लोगों को भी और सेनेट के लोगों को भी। उनके सर गिने जा रहे हैं। आई थिंक इत्तेहादियों को भी बुलाया होगा ताकि कल जो सेशन आए उसके अंदर हुकूमत को वो सियासी हजीमत ना हो, जो एक्चुअली तो उनकी बनती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी मेजॉरिटी नहीं है। वो उन इत्तेहादियों के साथ बैठे हुए जिनका उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि कुर्सी जो है इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। बहुत से लोगों के नज़दीक के प्राइम मिनिस्टर जो है वो उनकी जो पर्सनैलिटी और करिश्मा रहा है, जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, उससे भी बड़ी जो है वो कुर्सी है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप की। और उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है और हर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। हमारे साथ मौजूद है उमर जट साहब, जो रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद से, जहाँ पर ये सर गिरे जा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि असल काम तो सर का ही होता है, बाकी तो मफरूज़ा ही है हार्ट शार्ट के। जो ब्रेन गिने जा रहे हैं वहाँ पे कितने वोट करेंगे, और वो ब्रेन जो है ऑब्वियसली वो एक डंडे के जरिए डिक्टेट हुए हुए हैं। वो वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं उमर जट साहब। उमर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी कामरान साहब। भाई कितने बंदे पहुँच गए उधर अब तक? कामरान साहब, जिस 5 दिन का आपने जिक्र किया उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, आपको याद होगा, एक ज़ोहराने का बुनियादी तौर पर एहतमाम किया था। उस मुश्तरका इजलास जो पहले बुलाया गया था उससे कबल, उस वक़्त 228 टोटल इनके अरकान बनते हैं मुश्तरका इजलास में, अगर सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान को इकट्ठा किया जाए। लेकिन उसमें 50 लोग उस दिन तकरीबन कम थे जब इनको ये कैंसिल करना पड़ा, मुलतवी किया, और उसके बाद फिर हुकूमत मुतहर्रिक हुई। आज कामरान साहब, उस्मान बुज़दार साहब को एक बार फिर इस्लामाबाद बुलाया गया माजी की तरह। अभी भी वो पंजाब हाउस में मौजूद हैं, और जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो MNAs हैं और जो सेनेटर्स हैं उनको ख़ुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है, क्योंकि उनमें से बाज़ MNAs वो हैं जिनका ताल्लुक़ जहांगीर तरीन ग्रुप से है। उनका काफ़ी प्रेशर है। आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात रही है, सारा दिन पार्लियामेंट हाउस में। तो आपके ख्याल में ये जो डिनर है ये सिर्फ PTI के लोगों का है, इसमें इत्तेहादी भी शामिल हैं? इत्तेहादियों की तो कामरान साहब मुलाकात हो चुकी है, और अब वो यकीन दहानी इनको करा चुके हैं। आज भी और कल भी उनकी मुलाकातें हुई। ये जो डिनर खसूसी तौर पर दिया जा रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनका पंजाब से ताल्लुक़ है, वो सेनेटर हैं या कौमी असम्बली के अरकान हैं, उनको बुलाया गया है, खसूसी तौर पर दावत दी गई है। उमर जट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया हमें जहाँ पे डिनर हो रहा है उसके बाहर से। जमशेद चीमा साहब तहरीक इंसाफ से, तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब जो है हमारे साथ मौजूद रहेंगे। चीमा साहब, ये समझ नहीं आया कि 4 दिन के अंदर ये इत्तेहादी जो हैं, जो आपके साथ नहीं थे, आपने ऐसा क्या अपने मैनिफेस्टो और लीडरशिप का रंग दिखाया जो आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और मैदान में उतरते हैं वो जीतने के लिए, कि वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गई विद इन 3-4 डेज? ये हुआ क्या चमत्कार दिखाया आप लोगों ने इत्तेहादियों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, एक तो ये कि ये चूँकि आप साफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, रिपोर्टर अंदर की बात को ज़्यादा जानता है। ये अगर आप रिपोर्ट करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगे, या पूछें तो फिर भी अच्छा लगे, लेकिन आप तंज कर रहे हैं, आप बड़ा बिटर हो रहे हैं। सो मैं समझता हूँ शायद साफ़ी का काम बिटर होना नहीं है, उसका काम या बताना है या पूछना। प्रोग्राम के बाद मैं आपसे समझ लूँगा सहाफ़त, लेकिन अभी सवाल का जवाब दे दें प्लीज़।
मैंने सिर्फ ये पूछा है कि क्या जादू हुआ है 4 दिन में, कि मैं दोबारा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि क्या जादू हुआ है 4 दिन में कि वो इत्तेहादी जो आपके साथ नहीं थे वो अब आपके साथ आ गए? देखें, 4 दिन पहले जो बात उन्होंने की थी, उन्होंने कहा हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे साथ कम्युनिकेशन कम है और हमें आप कह लें कि कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया या कॉन्फिडेंस में लिया नहीं जाता या पूरी कम्युनिकेशन नहीं है। सो कम्युनिकेशन के बारे में मैं जस्ट आपको बता दूं कि मैंने ज़्यादातर मल्टीनेशनल में जॉब की हुई है और जहाँ वहाँ मल्टीनेशनल आप कह रहे हैं बहुत मतलब जो कम्युनिकेशन है बड़े टॉप क्लास की होती है, लेकिन अच्छा। वहाँ भी जब आप कह लें कि वर्कशॉप्स होती हैं तो उसमें यही होता है कि सबसे बड़ा जो कंसर्न आता है वो ये कि कम्युनिकेशन कम है। हर लेवल पे, हर टीयर पे ये बात आती है, ये कम्युनिकेशन कम है। सो आप ये सियासतदानों में तहफ़्फ़ुज़ात और कम्युनिकेशन या इत्मीनान नहीं, में मैं लेना तो आपसे ज़्यादा जानना चाह रहा इस्तेमाल हूँ होता है चीमा और साहब बड़ा के कॉमन लफ्ज़ ये जो कम्युनिकेशन है वो तो सबको पता था कि जॉइंट सेशन हो रहा है, उनके तो बड़े जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात थे PMLQ के इन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के ऊपर, MQM के, उसका तो कम्युनिकेशन से कोई ताल्लुक ही नहीं। पूरी पाकिस्तानी मीडिया जिसको आप कह रहे हैं, मेरे हवाले से बात कर रहे हैं या किसी और हवाले से बात कर रहे हैं कि सहाफ़ी का काम क्या होता है, वो हमने अपना काम करते हुए सारा ही रिपोर्ट किया हुआ है इमरान खान साहब की हर स्टेटमेंट को, जिसमें उन्होंने बताया कि जॉइंट सेशन इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के लिए हो रहा है, वो करना चाहते हैं। तो वो तो उनको पता था, लेकिन उनका एक प्रिंसिपल स्टैंड था कि इससे धांधली नहीं रुकेगी, हमारे एतराज़ात हैं। शिबली फराज साहब की जितनी प्रेजेंटेशन थी कराची में, MQM ने उसको रद्द कर दिया था। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 4-5 दिन में आखिर ऐसा क्या लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर ने दिखाई है? अगर आपके पास कोई ऐसा वो है तो वो जितने मैंने तंज किए बकौल आपके, उनका जवाब आपकी तरफ से आ जाएगा। कोई क्या जादू चलाया है? कोई आर्गूमेंट तो देना उसका सर। देखिए, बेसिकली आप कह लें कि एक चीज़ वो है जो आप सामने कर रहे हैं, एक बात ये है जो आप कह लें कि बिहाइंड द स्क्रीन आपकी एक लॉबिंग हो रही होती है, काम हो रहा होता है। सो जो तहफ़्फ़ुज़ात है, तहफ़्फ़ुज़ात भी बज़ाहिर और होते हैं, एक्चुअल और होते हैं। डेफिनेटली आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो मैं समझता हूँ कि ये जो आप कह लें कि EVM है, EVM इज़ आइडेंटिफिकेशन मशीन। आइडेंटिफिकेशन मशीन जो है वो नहीं सर, मेरा सवाल ये नहीं है सर हाँ, चीमा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो आपने जवाब उनको देना है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात के साथ दूर है। चले, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। मैंने आपसे पिछले 3-4 दफ़ा एक ही सवाल रिपीट किया है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात इत्तेहादियों के आपने, मुझे था कि शायद आप पहली दफ़ा भी कह देंगे कि प्राइम मिनिस्टर का मास्टर स्ट्रोक है ये, और उन्होंने लीडरशिप दिखाई, उन्होंने ऐसी कोई चमत्कार दिखाया कि वो ये सारे इत्तेहादी कन्विंस हो गए। लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया। आपने कुछ कहा है कि बिहाइंड द स्क्रीन ब्रीफिंग, उससे होता ही है। मेरी बात तो सुन लें, बिहाइंड द स्क्रीन का परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट चला जाता है। नून लीग कहेगी बिहाइंड द स्क्रीन तो कोई और ही कर रहा है, कोई डंडा चल रहा है, कोई हॉकी चल रही है, कोई बल्ला चल रहा है। तो इसलिए चले एक दफ़ा और फिर आपको मौका दे रहा हूँ, क्या हुआ 4 दिन में कि आपने उनके सारे आर्गूमेंट्स का जवाब दे दिया? बेसिकली इट्स ए कम्युनिकेशन। दूसरा ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग में आप कह लें आपका लाइज छोटा हो या बड़ा हो, उसका ख्वाहिश होती है कि डिसीजन मेकिंग में मुझे शामिल रखा जाए। सो जहाँ जहाँ वो शामिल होता है, बात कर वो भी समझ रहा था कि नहीं शामिल है, और अगर थोड़ा सा उसका क्वांटम बढ़ा दिया जाए उसकी शमूलियत का, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें डिसीजन मेकिंग में जो शमूलियत है वो एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, और उस पर कोई ना कोई बात, बिल्कुल ठीक है, ये बात समझ आ गई मुझे। चीज़ें कंक्लूड हुई, मतलब मुझे आवाम तक पहुँच गया आपकी बात, आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक है चीमा साहब। तलाल चौधरी साहब, बात ये है कि आप लोग जो खुशियां मना रहे थे आज से 4 दिन पहले, और आपके MNAs यहाँ पे आके मुझे कह रहे थे कि जनाब ये देखिएगा 15 बंदे लोटे जो है वो तहरीक इंसाफ से निकल आएंगे और ये जॉइंट सेशन हो ही नहीं सकेगा, ये हो भी गया तो करारदाद पास। आप तो फिर रह गए मेरे भाई, आपसे तो दिली ताज़ियत करने को दिल चाह रहा है। अब की दफ़ा सुना उस्मान बुज़दार साहब ने वो चमत्कार दिखाया है वहाँ जाके, जिनकी जिम्मेदारी थी ये सारे बंदे इकट्ठे करना, कि आप लोगों की पूरी अपोजिशन को डिफीट हो गई है। और इमरान खान साहब ने भी कुछ लगता है बिहाइंड द स्क्रीन बकौल चीमा साहब के कोई लीडरशिप दिखाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शाहिद साहब, बुज़दार साहब का तो खैर घर भी कोई नहीं कहना मानता, उन्होंने क्या बंदे इकट्ठे करने और क्या चमत्कार दिखाना है। उसके बाद रही बाकी बातें, देखिए ये पसे पर्दा और कभी पर्दे के सामने एस्टेब्लिशमेंट और हमारे अदारे के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप सिक्योरिटी की मीटिंग देख लें जिसमें अफगानिस्तान डिस्कस हुआ, जिसमें कश्मीर डिस्कस हुआ, जिसमें दहशतगर्दी डिस्कस हुई, वहाँ पर इमरान खान ने खुद आकर वहाँ पर उसको डिफेंड करना मुनासिब नहीं समझा, और सिक्योरिटी एजेंसीज के जो सरबराह है उन्हें सामने किया सियासतदानों के, ताकि वो जवाब नहीं देना चाहते थे। इसी तरह ही आप फेटफ का बिल देख ले, आप कश्मीर या इंडिया पर हमले का मामला देख ले। कई दफ़ा सिक्योरिटी एजेंसीज को खुद सियासतदानों से राब्ता करके सियासी पार्टियों को ब्रीफिंग्स देना पड़ी, उनको बताना पड़ा कि ये भाई ये बड़ा ये मुल्की मामलात हैं। तो इसी तरह जैसे फैटअप में दूसरी जगह इस्तेमाल किया, अगर अब भी ये देखिए ना, बड़े बड़े सहाफ़ी जो है अब वो ऑन द रिकॉर्ड है। मैं तो आपको चाहूंगा कि जिन लोगों ने ट्वीट्स की हैं कि फ़ोन कहाँ से आ रहे हैं वो सुना दें,
फिर जब मैं कहूंगा तो फिर मेरे पे आप भाई प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो एक अजीम स्पोर्ट्समैन है, जब वो कदम रखते हैं ग्राउंड में तो हमेशा जीतने के लिए कदम रखते हैं। आप पता नहीं मुझे कौन सी दुनिया दिखा रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट की। देखिए मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं कुछ कहूंगा तो मैं तो गद्दार बन जाना है फौरन ही, और उसके बाद बात तो मेरी बात में सच्ची निकलनी। मसला ये है कि पिछली दफा पोस्टपोन क्यों किया था, तो उस वक्त तो तकरीर की थी जहाद करने का टाइम आ गया है, क्योंकि जहाद के लिए टेलीफोन नहीं आया हुआ था तो बंदे ही पूरे नहीं हुए। अब मेरा ख्याल जो जहाद करवाते हैं उन्होंने टेलीफोन किया है कि बेटे अब इस दफा वोट डालना है। मसला ये, अगर चले फर्ज करें कल पास हो गया जी, मुझे ये बताएं मुतनाज़े कानून पास करने के बाद क्या ये इंप्लीमेंट कर लेंगे? क्या इलेक्शन कमीशन को अपनी धौंस धांधली से और डंडे से चला लेंगे? अगले इलेक्शन में कोई मुतनाज़े कानून होगा, तलाल साहब ये तो कानून और तलाल साहब ये तो सीधी आप सर मेरी बात तो सुनो, आपसे बात करो, एक बात तो सुनिए। तो बदमाशी हो गई है, तो धमकी हो गई कि अगर पार्लियामेंट से अगर सेशन तरमीम पास भी हो जाएगी फिर भी आप नहीं चलने देंगे उसको, मशीन को क्या उठा के बाहर फेंक देंगे पोलिंग बूथ से आप? मेरी गुजारिश सुन लें, ये पार्लियामेंट को भी एक दफा अंडरमाइन करने की बात होगी। पार्लियामेंट यानी डंडे के जोर पर, और मुतनाज़े तरीन कानून जो कि दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया छोड़ चुकी ईवीएम मशीनों को, वो पास करके आप चाहते हैं कि इस दफा इलेक्ट्रॉनिक धांधली करने की कोशिश करेंगे। ये आप अपने जेहन से निकाल दें। टीएलपी थी इतनी सी, वो संभाली नहीं गई, ये इन्होंने नाक से लकीरें निकाली हैं। और मैं आपसे बता दूं, ये अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो दूसरी से निकालेंगे। और ये जो भुगत रहे हैं ना, हर आने वाला दिन जो है वो सच लेकर आ रहा है। आप नाकाम हो गए। देखिए तलाल साहब बात ये है, सुन ले जी, आप नाकाम हो गए, कल आप डिफीट हो जाएगी आपको, तो ये किस तरह भुगत रहे? भुगत तो आप रहे हैं। बात सुन लेना, बात डिफीट आपसे ही बात हो रही है भाई, बात सुन लेना जी। जी या तो देखे ना, मेरी बात गुजारिश सुन ले, कोई मुतनाज़े कानून जिससे इलेक्शन मुतनाज़े हो वो नामंजूर पार्लियामेंट से होने देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। नहीं तो सड़कों पर या जो भी हमारे पास बाकी चीजें हैं वो इस्तेमाल। और मैं आपको, ये मेरे मुंह से हाथ है, अगर ईवीएम मशीन से इलेक्शन हो जाए, मेरा नाम अब तलाल की बजाय फुआद चौधरी रख दीजिएगा। अगर ईवीएम पर इलेक्शन हो जाए, एक कितने बैठे ने, एक बच्चे ने ऐसी तैसी ये इलेक्शन इस तरह धौंध और धांसली से करवा दे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। और ना ही ऐसी कानून जो है उसकी कोई हैसियत है। राइट, ये तो आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा जनरल साहब पर जाऊंगा। आप तो तलाल साहब धमकी लगा दी पूरी तहरीक इंसाफ को। जनरल साहब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये है कि जब ग्राउंड में उतरता है स्पोर्ट्समैन, वो अपने मतलब कह रहे थे, तो वो फिर जीतने के लिए उतरता है। लेकिन मेरे हिसाब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होती है कि आप 11 खिलाड़ी जो आपके साथ होते हैं, आप उनके साथ ग्राउंड में मैच खेलते हैं, ना कि 10-20 लाख और भी लोग साथ मिला लें और उनके साथ आप कहें जी हमने जो है उनको भी अपनी तरफ करके तो बाकी 11 के साथ मैच कर रहे हैं। एक तो ये बता दीजिए, दूसरा बता दीजिए क्या मॉरल स्ट्रेंथ है अगर कहीं से डंडा गया, कहीं से फोन आए, जिस तरह अपोजिशन कह रही है और भी बड़े जर्नलिस्ट कह रहे हैं, उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर को इतनी मेजॉरिटी नसीब हो रही है कल के वो जॉइंट सेशन भी बुलाएंगे, और उसके बाद इस हुकूमत की मॉरल स्ट्रेंथ है क्या कि वो इत्तेहादियों की तफैली हैं या आगे से किसी और की तफैली हैं? वो कहते हैं सियासी तौर पे सियासी तफैली, तो फिर इनकी बात बनती है, फिर इनका बिल पास होता है। जनरल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 6 अक्टूबर को वो किस्सा हुआ जो DGISI वाला था, तो हर तरफ से हमें ये सुनने को मिला कि जनाब वो एक पेज खत्म हो गया, पेज फट गया। ये एक ड्रामा ऐसा, मैं हैरान होता हूं कि ये दिन में कई दफा पेज एक बनता है, कई दफा पेज फटता है, और ये सारी जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं ये एक तमाशे की तरह फैली हुई। दूसरी तरफ ये है कि जो लोग कहते हैं कि हमें टेलीफोन आया, वो क्या चोर हैं कि उनको टेलीफोन आ गया तो डर गए और उन्होंने कहा जी हमें थाने ना बुला लिया जाए? कैसे कोई किसी को पकड़ सकता है, ये पूछ सकता है? अगर उनको टेलीफोन आया, वो पब्लिकली बता रहे हैं मुझे टेलीफोन आया, तो टेलीफोन क्या आया वो बता भी दें, और किसने किया है, कोई नंबर उनके पास आया। और अगर नंबर नहीं आया और कोई वैसे कहता है कि आप फलां को वोट दें, तो आप मानेंगे इस तरह? आपको कोई कामरान आपको कोई टेलीफोन करके कह दे कि आप अपने प्रोग्राम में ये ना कहें, ये कह दे, जनरल साहब डिपेंड करता है कह कौन रहा है। पाकिस्तान में रहते हैं, इंग्लैंड तो है नहीं, कोई भी आपको कोई भी कहे, आई डोंट थिंक आप यू विल बड़ा मुश्किल सवाल है जनरल साहब।
आप मेरा नहीं ख्याल कि आप इसमें इतना झुक जाएंगे कि नहीं, ये तो खैर इनके तो स्केलेटन्स है ना। मैं आपसे एग्री करता हूं कि इनके स्केलेटन्स हैं, इनकी देखें जितने इनके स्केलेटन्स हैं जनरल साहब, ये तो झुक सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन असल बात ये है कि ये एक पेज की स्ट्रेंथ पे हुकूमत क्यों चल रही है, अपनी स्ट्रेंथ पे क्यों नहीं चल रही? सर सवाल मेरा ये है। मैं उस पे भी आता हूं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, हमें इस इशू से, इस चीज से बाहर निकल आना चाहिए। ठीक है, ये टेलीफोनों का किस्सा हम रोजाना सुनते हैं, आज दिन तक ना कोई प्रूफ ना कोई सबूत, और जो अगर कोई मॉरली इतना ही गिरा हुआ है कि वो एक टेलीफोन पे अपना जमीर बेच के तो किसी और तरफ लग जाता है, तो मेरा ख्याल है वो वैसे ही सहल नहीं है कि उसको सियासत में रखा जाए। अब बात आ गई कि इनको अपनी स्ट्रेंथ पे, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये इनके पास इतनी मेजोरिटी नहीं है, सो भाग दौड़ की होगी, इन्होंने मिन्नत समाजत लोगों की होगी। होता ये है, दो चीजें जो इस वक्त ज़हन में मेरे आती हैं वो ये है कि जब भी हुकूमत कमजोर विकेट पे आती है और उसकी थिन मेजोरिटी हो, तो जो कोलिशन पार्टनर होते हैं वो उस वक्त रूठना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसके खून से कुछ कतरे हम भी निचोड़ सकते हैं। सही है, तो वो निचोड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज ये है कि अब जो पीटीआई का मसला है इस वक्त वो ये है कि पीटीआई की अपनी परफॉर्मेंस, उनके अपने किए हुए वादे, वो चीजें जो वो कहते रहे, दावे करते रहे, वो चूंकि पूरी नहीं हुई, सही है, और एक महंगाई का किस्सा भी शुरू हुआ जिससे पब्लिक सपोर्ट भी ग्रेजुअली कम हो रही है, सही। तो कोलिशन पार्टनर नहीं चाहेंगे कि वो उस कश्ती में सवार रहें जिसके चांसेस तैरने के, डूबने के ज्यादा हो, वो कूदने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे कि ये आज अगर मामला तय हो भी जाता है, चल भी जाता है, तो जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएंगे, चौधरी बरादरान बड़ी कोशिश करेंगे छलांग लगाने की, इसी तरह एमक्यूएम भी करेगी और निकल जाएंगे, बिल्कुल ठीक। क्योंकि इन लोगों ने अपनी सियासत करनी है। सर बात तो ये जनरल साहब, आप सारा है। कुछ सही फरमा रहे हैं, हमने तो इन सब की सियासत देखी हुई है, आपने तो बहुत क्लोज देखी हुई है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो चेंज के प्राइम मिनिस्टर आए थे वो भी इन्हीं लोगों के साथ बैठ के कंधों पे सवार होकर प्राइम मिनिस्टर बने। ये सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। अब पता नहीं आपकी है या नहीं, मेरी तो जाती तौर पे है ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। मैं एक चीज बताऊं, हमारी सियासत है यही। जब आप देखिए कि जनरल मुशर्रफ थे और जनरल मुशर्रफ के साथ जितनी दुनिया, वो सारे मिल गए, वो सारे आज सुथरे ठीक ठाक लोग हैं, बावजूद इसके कि वो डिक्टेटर का सहारा थे। लेकिन उससे बढ़ के जनरल मुशर्रफ का मेन प्रॉब्लम ये मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ। जब पीएमएल इलेक्शन में गई तो 72 आदमी जनरल मुशर्रफ के पार्टी से इनके साथ। जी बिल्कुल, ये काफ लीग जो बनी, ये फसली बटेरा पार्टियां जो हैं, बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया। चीमा साहब, मैं एक तो आप सुन लें जरा, मौलाना फजल रहमान ने कोई तौजीह पेश की, किस तरह आप लोगों का सारा कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ और आप दोबारा इस सियासी तौर पे इस काबिल हुए कि जॉइंट सेशन बुला के तो तरमीम पास कराएं। सुनवाएं जी। हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब हमारे इदारों के जिम्मेदारान इस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के नाम से पुकारते हैं, जब वो इनको अपना बॉस के नाम से पुकारते हैं। उनके इत्तेहादी जो है उनको कल तक वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे पास रिपोर्टें आई हैं बाकायदा कि किन किन लोगों को सेफ हाउस में ले जाया गया, किन किन लोगों को टेलीफोनें की गई हैं, और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोनें की गई हैं कि आपने नहीं आना, वो भी हमारे रिपोर्ट में है। खींच तान के और जबरदस्ती और गर्दन मरोड़ कर, हाथ मरोड़ कर वोट हासिल करना, इससे अगर कोई कानून बनता है वो कोई कानून की हैसियत नहीं रखेगा। आखिर जरूरत क्या है कि ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले पहले करना है। सारे मामले को मशकूक बनाता है कि शायद सियासी इदारों या उनकी किसी शख्सियत के साथ कमिटमेंट की बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है। हम भी उनको गैर जानिबदार देखना चाहते हैं। यही हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की सियासत से ये दाग खत्म हो जाए। अगर सियासत में मुदाखलत होती है और वो भी नाजायज मुदाखलत, गिला करना तो हमारा हक है। चीमा साहब, आप लोगों पे इल्ज़ामात की फहरिस्त तो बड़ी तवील है, उसमें एक सबसे बड़ी ये कि आप लोगों ने अपना सियासी क्लाउड जो है वो बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट और शफाफ इदारों पे लगाने की कोशिश की, क्योंकि आपसे चीज़ें मैनेज नहीं हुई। और उससे भट के अभी आप तलाल चौधरी साहब गुफ्तगू सुन रहे हो, वो कह रहे हैं कि ये जो आप धांधली की मशीन लेके आ रहे हैं ये तो हम लाने नहीं देंगे। उन्होंने अपने मुंह पे हाथ फेर कर पंजाबी स्टाइल में ये बताया कि गली गली करिया करिया जो है वो एहतजाज होगा। तो ये खून खराबा क्यों करना चाह रहे हैं आप? पीएमएलएन तो नहीं करने देगी आपको ये, चीमा साहब?
देखें, पहली बात तो ये कि तलाल चौधरी साहब जो हैं ये आप कह लें 2 या 3 बार पहले तहरीक या लॉन्ग मार्च या जलसे जुलूस कर चुके हैं, बार बार फेल हुए हैं। ये बहुत बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी भी साथ, मतलब पूरी पीडीएम की बात कर रहा हूँ, फजल रहमान साहब भी साथ। तो पहली बात तो ये कि किसी भी तहरीक में इनके 4 झंडों के अलावा कुछ नहीं होता, और पता नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब ने उसमें जाना भी है कि नहीं जाना, हमजा साहब ने जाना है कि नहीं जाना, किसने ऑन करना है किसने डिसऑन करना है, ये तो बाकायदा पैसे दे के फारग हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, फजल रहमान साहब अकेले रह जाते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये अगर तहरीक चलाने की पोजीशन में हों, और फिर दूसरी बात ये कि उन्होंने बड़े आप कह लें बड़ी दिलेरी का मुजाहरा किया और बड़ा आप कह लें कि बड़े किस्म की लगाई, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों का वो जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका नाम लेने की जरूरत नहीं की। अगर देखें, मैं कहता हूँ कि इंग्लैंड इसको बनाना है, लंदन आपने बनाना है तो आपने बनाना है। जमहूरियत तो बहरल अगर आपने डिक्टेटरशिप से निकलना है, जमहूरियत में जाना है, कोई ना कोई कुर्बानी देनी है। अगर आप नाम भी नहीं ले सकते, अगर आप 3 महीने जेल नहीं जा सकते, अगर आप पे कोई FIR नहीं हो सकती, तो फिर किस ट्रांसपेरेंसी की, किस जमहूरियत की बात करें? चीमा साहब वो कह रहे हैं जेल किस चीज की, वो तो जजेस आके उनके हक में, चीमा साहब वो कह रहे हैं जेल किस चीज की, वो तो उनके हक में आके साबिक जजेस जो है गवाहियां दे रहे हैं कि फैसले मैंने जो हुआ था मुबैना तौर पे। मैं जज साहब की बात में बात करता हूँ, मैं तो फिलहाल तलाल चौधरी साहब की बात कर रहा हूँ कि मैंने इनके कोई एफर्ट उसी वहाँ नहीं देखी कि आप पहले जमहूरियत के लिए इन्होंने बहुत एफर्ट की हो। तो यहाँ जिस तरह धमकी दे रहे हैं, मैं समझता हूँ एक बड़ी जमात के, एक जमहूरी जमात के ये आप कह लें कि तर्जमान है। तर्जमान को कानून की ज़ुबान में, आप कह लें कि मुआशरत की ज़ुबान में, एक महज़ब ज़ुबान में बात करें ज़्यादा बेहतर है, बजाय ये कि धमकी दे या मुँह पर हाथ फेरना। ये थोड़ा सा मुझे, और दूसरा ये कि अगर ये इनका स्टाइल है तो ठीक है, लेकिन मुझे इस्लामाबाद में कभी किसी जगह पर इनको कोई एफर्ट करते हुए नहीं देखा। सो इन्होंने कहा जी तरीके लबैक छोटी थी, हम बहुत बड़े हैं। तो बहुत बड़ों ने किया क्या है? 3 साल से आपकी मर्जी के बगैर हम बैठे हुए ना। आपका पॉइंट आ गया। अब जजेस वाली बात पे आ जाए कि आप जजेस साबिक आके आपके गवाहियां दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब के हक में। देखें, जजेस के बारे में फैसला आ गया आप कह लें लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मेरे भी सवाल हैं, लेकिन जो आप कह लें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि उनके अपने दोस्तों ने या उनके अपने चीफ जस्टिस ने कुछ सवाल उठाए हैं। मेरा सवाल ये है, पहले जो वो जो सवाल है वो तो आपने भी पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े, जनरल साहब ने पढ़े, तलाल साहब ने पढ़े हैं। मेरा जो सवाल है कि एक आप कह लें कि नॉर्मली मैं एक केस आजकल भुगत रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं, कि जजेस जिस बंदे के साथ वाकफियत होती है उसके हक में या उसके खिलाफ किसी बेंच में नहीं बैठते। एक बंदा जिसको अपॉइंटमेंट जिसकी नवाज शरीफ साहब ने की है, उसके बेटे की अपॉइंटमेंट उसने की है, तो उसके बारे में जाके उस वक्त जब उनकी बेटी का 2 दिन बाद केस है, बात आई है, फिर अपनी आप कह लें जुडिशल कमीशन में उन्होंने ये बात नहीं की, या आप कह लें कि 2 साल या 3 साल वो ये बात 3 साल ये बात नहीं कर सके। मैं समझता हूँ जज साहब में थोड़ी सी गैरत होती, थोड़ी सी हमीयत होती, थोड़ी सी ताकत होती, थोड़ी सी आप कह लें कि आप मॉरल पावर होती, तो ज़रूर उस वक्त बात करनी चाहिए थी। और अगर बात ना भी करते ओपनली, तो जुडिशल कमीशन के पास उन्हें क्या नाम है, जुडिशल उनका जो सिस्टम है, ठीक बात पॉइंट आ गया, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था। अगर वहां नहीं गए तो मैं इस तरह के जज साहब की 1% की क्रेडिबिलिटी नहीं समझता। मैं उन्हें 2 नंबर समझता हूं, मैं इन्हें एक तमाशा समझता हूं, मैं उन्हें एक वीडियो वाले जज से ज्यादा कुछ नहीं समझता। मैं मरियम बीबी की एक दूसरी वीडियो या कैलिबरी फांट के अलावा, मैं इसे 2 नंबर चीज के अलावा, मैं एक छोटा सा आदमी, किसी का मुलाजम, एक सर्व करता हुआ बंदा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझता। टके की बात नहीं है कि जो 3 साल बोला नहीं है उस नहीं, मैं कह रहा हूं कि और फिर उसने अपनी भी बेइज्जती की है, जुडिशरी की बेइज्जती की है। अगर जजेस का कंडक्ट ये है तो मैं कहता हूं कि हमसे इज्जत ना मांगा करें। ये तौहीन अदालत फिर छोड़ दें। अगर जजेस की औकात ये है तो फिर तौहीन अदालत आवाम से ना मांगा करें, फिर हमें भी इजाजत दे दें। अगर इन्होंने खुद एक दूसरे की तौहीन इस तरह करनी है, अपनी तौहीन इस तरह करनी है, फिर हमसे भी इज्जत ना मांगा करें। मुआशरा इनकी कैसे इज्जत करे? अगर इनका कंडक्ट ये है, इनकी दिलेरी ये है, इनकी मॉरल वैल्यूज ये हैं, तो मुआशरे से किस बात की इज्जत मांगते हैं? ये ठीक है, औकात क्या है? लिहाजा उन्होंने जुडिशरी पूरी की बेइज्जती की है, अपनी भी की है उन्होंने, जुडिशरी की बेइज्जती की है। तलाल साहब, जुडिशरी की बेइज्जती आपने करवा दी, नंबर 1। वीडियोस आप बताइए अब कौन सी लाना चाह रहे हैं, उससे आप क्या निकालेंगे? तीसरा, उन्होंने कहा कि आप महज़ब ज़बान में बात किया करें। और चौथा, उन्होंने कहा कि इस तरह के साबिक जजेस की टके की कोई वैल्यू नहीं है। और गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि ये तो पेड है, आपके साथ मिले हुए मुबैना तौर पर। मैं तो खैर इसको नहीं करता, मेरे लिए तो रिस्पेक्टेबल है एक्स जज भी, लेकिन व्हाट्स योर टेक सर, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही कह रहा है। मेरा ख्याल ये साकब निसार के बारे में बात कर रहे हैं। आपने तो इंटरव्यू किया था, वो कहते बचपन में वो एक सैंडविच और बोतल पे बिक जाया करते थे। तो इस तरह का आदमी, ये हमारे गुनाहों की सजा है। इस साकब निसार को भी सेक्रेटरी कानून हमने लगाया था, जज हमने बनाया था, और ये हमारे ही गुनाहों की सजा है कि इस तरह नलायक सफारशी आदमी को लगाकर उसके बाद पूरी पाकिस्तान ने भुगता है। ठीक है, हमने तो 4 दिन अंदर रह लिए, इक़्तिदार से बाहर हो गए, गरीब की रोटी
पाकिस्तान की इज्जत और कश्मीर इसलिए गया है कि इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ है, इलेक्शन मैनिपुलेट हुआ है साकिब निसार की वजह से। साकिब निसार ना होता, गरीब की रोटी ना जाती, पाकिस्तान की इज्जत ना जाती, कश्मीर ना जाता, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी इस हाल में ना होती, आज पाकिस्तान इस हाल में ना होता। बाकी रही बात कि उनका कंडक्ट कैसा है, पूरे लाहौर को पता है कि मेरा मतलब वो किस तरह के कितने बड़े वो अल्लामा इकबाल है। बाकी ये चीजें सामने आई हैं, उन्हें चाहिए वो जाए उसी कटहरे में खड़े हों, वहां पर वो सवालों का जवाब दे और बताएं। और ये कौन सी पहली बात है, जरा एक मिनट कामरान शाहिद साहब, पहले JIT का मामला हुआ व्हाट्सएप पर, इन्होंने उस पर मिट्टी डाली, फिर उसके बाद हुसैन नवाज की तस्वीर निकली, उस पर मिट्टी डाली, SCCP स्टेट बैंक के लोगों को फोन करके धमकाया। अब नई वीडियोस क्या है आपके पास सर, ये बता देना, लोग बड़े घबराए हुए हैं। बात सुन ले, मिट्टी डाली। उसके बाद इन्होंने, आपको याद है, एक मुंह छुपाकर एक बंदा दौड़ा जा रहा था एक अदालत से, उस पे मिट्टी डाली। उसके बाद इन्होंने लिफाफा, सरीना के लिफाफे में वो जो सजा वाला फैसला आया, उस पे मिट्टी डाली। फिर इन्होंने मलिक अशरफ की वीडियो पर मिट्टी डाली। कितनी की मिट्टियां डालेंगे, सच तो आखिर आना है। साकिब निसार के करतूत, अभी तो ये फिल्म शुरू हुई है और पाकिस्तान का मुजरिम है वो। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जमशेद चीमा साहब के, ये उनकी टके की इज्जत नहीं करते, ये बिल्कुल बजा बात है। और भाई वो दूसरे जज की बात कर रहे हैं। देखिए ना मामला क्या है कि बात तो सुन ले ना, बात सुन ले। ये कौन वफाकी वजीरों को मिला करता था, कौन जाके दौरे करके शेख रशीद को जिताने की कोशिश करता था, मैं कौन सी एग्जांपल्स दूं। यानी हर चीज में उन्होंने मैनिपुलेट किया। वो चीफ जस्टिस के तौर पर पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट करने, मियां नवाज शरीफ को सजा देने में शामिल है और उसके हर एक चीज से पर्दा उठ रहा है। पॉइंट आ गया जी आपका। मुझे एक ब्रेक लेनी है तलाल साहब, बात बड़ी लंबी हो गई। एक तो साकिब निसार साहब जो है वो, ये जो तलाल साहब ने कहा, ऑब्वियसली इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा ये प्रोग्राम का मंशा नहीं, उनके मतलब ये इल्ज़ामात हैं, इसका कोई सबूत नहीं। दूसरा वो जो उन्होंने बात की बोतल चिप्स वगैरह वाली, वो तो ऑब्वियसली एक बचपन का वाक़या था जो उस इंटरव्यू में आया, उसका आज के ज़माने से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बड़ा अहम तरीन सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है, क्या वो अब कल के जॉइंट सेशन के बाद भी उतनी रेलेवेंट रहेंगे जिस तरह की हवा बनी हुई थी, या वो इरेलेवेंट हो जाएंगे? और ये वाक़तन क्या नून लीग की तरफ से चलाई हुई मेला फायदा एक तहरीक है नवाज शरीफ साहब को मुजरिम से जो है वो मासूम साबित करने की, इस पर भी राय लेंगे खासतौर पर जनरल साहब से एक ब्रेक के बाद। जी वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। एक तो जस्टिस रिटायर्ड जो शमीम साहब हैं, मतलब जो ज़बान बोली गई, मैं कहूँगा कि वो भी सिर्फ इल्ज़ामात और मफरूज़ात हैं, बड़े क्रेडिबल जज रहे हैं वो भी, और वो भी चाहें तो इस प्रोग्राम में आकर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और साकिब निसार साहब भी आके इस प्रोग्राम में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो भी बड़े काबिल जो है वो तहसीन जज रहे हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के। जनरल साहब, ये जितना कुछ हो रहा है, जुडिशरी पर ज़रा आ जाएँ, ये आपको क्या लग रहा है, ये कोई किसी एक पार्टी की या नून लीग की कोई ये कैंपेन है, ये कोई मैनेजमेंट है, या ये वाक़तन नवाज शरीफ साहब मासूम है और उनके साथ ये सारी ज्यादती हुई है जो नज़र आ रही है? जनरल साहब देखिए, ज्यादती आप पता नहीं किस अंदाज में कह रहे हैं। सजा जब ये सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला था जी, तो उस वक्त केस था कि जी आप अपनी मनी ट्रेल दें, तो मनी ट्रेल की जगह वो कतरी खत और इस तरह की चीजें आई जो कि गलत साबित हुई, झूठ साबित हुई, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स थी। तो नतीजा ये है कि उससे एक चीज तो इम्प्रेशन ये डेवलप हुआ कि मियां साहब रिलाई कर रहे हैं फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पे जजेस का जहां तक ताल्लुक है, जजेस जो है वो बड़ा जो अभी गवाहियां दे रहे हैं सर आके इनके हक में, मियां साहब की मासूमियत की जजेस जो आके गवाहियां दे रहे हैं, रिटायर्ड जजेस, मैं वही कह रहा हूँ कि वो बेनिफिशरीज भी बड़े हैं। आप देखिए, जिन्होंने सज्जाद अली शाह के खिलाफ साजिश की थी उनको फिर सदर बनाया गया, एक को गवर्नर बना दिया गया, सेनेट में ले गए। बहुत सारी उन लोगों को लालची मौजूद हैं जिनके जरिए वो रिटायर होके भी तो वो बड़े अरूज पे रहते हैं, उनको बहुत अच्छे ओहदे मिल जाते हैं। तो इसलिए एक अट्रैक्शन तो होती है कि आप किसी ऐसे मसले में अगर पॉलिटिकल लीडर की मदद करें तो आपको कल को हो सकता है कि वो करे, आपको कंपनसेट करे। अब यहाँ पे जो चीज नजर आती है वो थोड़ी सी इसलिए बड़ी ऑड है कि आज जब हियरिंग हुई तो उसमें उन्होंने कहा, जस्टिस हमारे जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के,
उन्होंने कहा जी उन डेटों पे मैं और आमिर फारूक तो बाहर थे, जस्टिस आमिर फारूक मेरे साथ थे, हम मुल्क से बाहर थे। उससे भी बढ़ के जो चीज है वो ये है कि ये जो सजा हुई नैब कोर्ट से वो 6 जुलाई को हुई। 16 जुलाई को मियां साहब ने अपनी अपील दायर की। 17 को पहली हेयरिंग थी और सजा अगर सस्पेंड करनी है तो नैब से आप जवाब मांगेंगे, नैब को लगेंगे 1.5-2 हफ्ते जवाब देने में, हो सकता है उससे भी ज्यादा मांगे। 25 तारीख को इलेक्शन हो गया था तो जमानत उसमें कहीं आती नहीं थी। 25 जुलाई को इलेक्शन हो गया, जमानत वाला तो खेल उसमें कहीं था नहीं। अच्छा। और फिर जो बेंच बना था जो, उसमें आमिर फारूक साहब नहीं थे, बेंच था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दूसरे जज थे मियां तो गुलाम। सर आप ये कह रहे हैं कि ये कोई इंसेंटिव्स की वजह से सारी स्टोरीज फैब्रिकेट की जा रही हैं? ये जो मैं समझ सका हूं वो इस वजह से है कि जस्टिस ये गालिबन मुझे लगता है कि केस की स्ट्रेटजी ये थी कि इसको एडजर्नमेंट्स लेते रहें, डिले करते रहें और ये 1.5 साल 2 साल जो हैं वो गुजार लिए जाएं और फिर लाजमन ऐसे जज मौजूद होंगे जो कि अपनी मर्जी का काम कर देंगे तो उनसे फिर अपने हक में फैसला करवा लिया जाए। अच्छा। लेकिन वो जो चीज है वो हो नहीं सकती थी क्योंकि पिछले हेयरिंग जो हुई उसमें जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नो मोर एडजर्नमेंट्स। उन्होंने कहा जी आखिरी है, अब हम केस के फैसले की तरफ जाएंगे। तो इसलिए किया गया, समझ आ गया सर पॉइंट। तो इनको अब कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है, तो कंट्रोवर्सी की वजह से हो सकता है कि नया बेंच बने। बिल्कुल सही है तलाल साहब, आप तो बड़े साजिशी लोग हैं कि आप इंसेंटिव्स भी देते हैं जजों को और आप जो है वो बेसिकली आपने ये बेंच तोड़वाने के लिए मरीम नवाज साहिबा का ये सारा चक्कर चलाया है। मेरा ख्याल है बेंच जो है वो शायद टूट जाए और फिर उसके बाद नया बेंच बने, बिल्कुल यही सवाल लग जाए। बिल्कुल हाँ जी तलाल साहब जवाब दें, जालिमों जवाब दो, जुल्म का हिसाब दो जो अदलिया के खिलाफ मूवमेंट चल रही है आप लोगों की तरफ से। देखिए जनरल साहब की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ऐसा हुआ होगा लेकिन मेरा नहीं है। लोग ज़मीर पे आवाज़ पे खड़े हो जाते हैं, सारे प्लॉटों पे नहीं बिकते, सारे ओहदों पे नहीं बिकते, सारे किसी लालच पे नहीं बिकते, बल्कि वो खड़े हो जाते हैं। लोगों का ज़मीर है अभी बाकी, सारे के सारे साकिब निसार तो नहीं है ना जी। सारे के अरशद मलिक की वीडियो जनरल साहब का कैरियर बड़ा क्लीन और क्लियर ऑनेस्ट रहा है, मैंने कहा बता दूं आपको। अब आप बताएं। उसके मरने का इंतजार किया गया, उसके मरने का इंतजार किया गया। उस इंसाफ नहीं, उसका फैसला मौजूद है लेकिन कहा गया कि उसने वो अदलिया के माथे पर दाग है, यानी माथे पे दाग को वैसे ही लगा रहने देना है। फैसला तो वैसे का वैसा मौजूद है। कौन कौन सी चीजें बताऊं? वो जो लोग मुंह छुपा के अदालतों से निकलते थे वो कौन थे? वो जो फैसले जो सरीना के लिफाफे में आते थे कौन था? उसके बाद ये जो वीडियोस हैं, ये सच आखिर किसी दिन तो आना है ना जी। जब हमसे मनी ट्रेल मांगी थी हमने दे दी थी, लेकिन जजों की वीडियो ट्रेल निकालकर उनको ब्लैकमेल किया गया है और वो अरशद मलिक ब्लैकमेल हुआ है और इसमें कोई शक व शुबा है? अभी भी किसी को शुबा है? बात यह है सच बोलें और हम तो चाहते हैं पिछली चीजें छोड़ें मगर ये बात करें 2017 में जहां पर चीजें थी वहां पर वापस लेकर आए। ये जो ज्यादती जुल्म किया गया कि जी बेटे से तनख्वाह नहीं ली और उसके बाद तुम ताहयात नाअहल, जिसने कानून तोड़ा है, आइन तोड़ा है, ठीक है उस सर क्विकली तलाल साहब मुझे बाकियों को भी लेना है, लेकिन क्विकली जनरल साहब रिस्पॉन्ड कर दे फिर। जी तलाल साहब क्विकली बोल रहे हैं, जनरल साहब ठहर जी बोले, तलाल साहब बोले। देखिए गुजारिश गलत को गलत कहें जनरल साहब, सही को सही कहें और गलत जो है वो हुआ है। अगर हमारी गलती हम तस्लीम करते हैं मगर इस मुल्क को चलने दे, खुदा का वास्ता है गरीब की रोटी को चलने दे। चलो जी अब तो खुदा के वास्ते में आगे जनरल साहब, हमें सबको सच बोलना चाहिए। जनरल साहब फिर चीमा साहब, पाकिस्तान में आइन बहाल होने दे। जनरल साहब मैं भी जरा अच्छा देखिए, बात ये है मनी ट्रेल की जगह जाली कागजात दिए गए, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर जाली कागजात पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने नरमी बरती, सजा नहीं दी, 3 साल की कैद तो वो स्टेट में दे सकते थे, मैं पेश करूं तो अंदर होंगे। सो उन्होंने नरमी बरती, मेरा ख्याल है उन्होंने सिर्फ इसी पे इक्तफा किया कि चले जी इनको नहल कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ आप बात देखिए, मियां साहब ने टेलीविजन पे आके कौम को एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे सर आप हिस्ट्री ठीक बता रहे हैं, लेकिन सर आपको लगता नहीं कि साथ ज्यादती हुई है? ये आपको नहीं लगता? सर वक्त कम है। ज्यादती किस बात की? आज दिन तक मनी ट्रेल तो आई नहीं भाई। सर पॉइंट आ गया आपका। चीमा साहब आप लोग भी ज्यादती करवाने में, साहब
जी तलाल इमरान साहब। साहब जितनी मनी ट्रेल नवाज शरीफ से मांगी है, अच्छा, इतनी किसी ने कामरान अपने कुलीग, अपने सुबॉर्डिनेट, वो जनरल पिज़्ज़ा वाले से मांग लेते हैं। वो अच्छा पिज़्ज़ा चलो की जी भी आगे। बड़ी चीमा ट्रेल साहब, मांग जी लेंगे, चीमा साहब उसकी कुछ कहना बड़ी चाह रहे हैं, ट्रेल आपने ब्रेक ले ली। मांगे चीमा साहब यार ये मौजूद अच्छा कामरान साहब देखें इसमें ज़मीर वगैरह जागना चाहिए, लेकिन टाइम पे जागना चाहिए। ये नहीं है कि जब मरियम बीबी को ज़रूरत हो उस वक्त ज़मीर आपका जागे, ये बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी बात इसमें बड़ी है कि इसमें जितने साकिब निसार साहब को मेरा भाई बड़ी लंबी गर्दान कर रहा है, या आप कह लें कि जावेद इकबाल साहब जो है, जस्टिस जावेद इकबाल नैब वाले, क्या मतलब अगर मैं इनकी बात मान लूँ कि बड़े माड़े लोग थे, तो क्या आपने इतने कंप्रोमाइज़ लोग लगाते क्यों हैं आप इसलिए लगाते हैं कि इनको आप इस्तेमाल कर सके, इतने कमज़ोर, इतने कंप्रोमाइज़, इतने करप्ट वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे सर एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज तो हर कोई कर रहा है, ऑपोजिशन भी और आप भी, लेकिन एक मैं ब्रेक लूंगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये होती है कि 11 का मुकाबला 11 से हो, ना कि 11 का मुकाबला 11 प्लस लाखों से करवा दिया जाए। करवाने वाला जो है वो ज्यादा खताकार और कसूरवार होता है। भैया दीजिए कल तक इजाजत। दुनिया खबर की दुनिया।